Namaste. Hello, I'm Kishore Ajwani. Hello everyone, I'm Shreya Dhondial. The second edition of Rising India was unprecedented in many ways. As Prime Minister Modi delivered the keynote address to a distinguished gathering on the night of 25th of February, it was clear that there was something else that was playing on his mind. और पीएम ने स्टेज पर आने से पहले हम लोगों से मुलाकात की, कुछ लोगों से न्यूज़ 18 के एडिटर्स थे, एडिटर इन चीफ राहुल जोशी भी थे, और भी जो कुछ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स वहां मौजूद थे उनसे मुलाकात की। काफी लाइट मूड में थे पीएम। The Prime Minister had arrived for Network 18's flagship event after inaugurating the National War Memorial. He had lit the Amar Jawan Jyoti, the flame of the immortal soldier, at India Gate 11 days after an attack on a CRPF convoy left 40 Jawans dead. His hour-long keynote speech didn't mention a word about the terror strike, but in hindsight, there were enough signs that a storm was brewing. Ladies and gentlemen, please welcome the man in the driving seat of a rising India, Prime Minister Narendra Modi. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for the great helmsman of the Indian dream, the architect of a rising India, Shri Narendra Modi. राइजिंग इंडिया में पीएम मोदी अपनी जाने पहचाने तशख़्ख़ुस के साथ मौजूद थे। खुद एतमादी ऐसी कि जो आसपास के माहौल में भी जोश भर दे। लेकिन क्या पीएम मोदी पूरी तरह से यही थे, या फिर नए भारत का विजन देने आए पीएम मोदी के दिमाग में और भी कुछ बड़ा चल रहा था? नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने पीएम के लिए मंच से कुछ अल्फाज कहे। शायद उन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि पीएम के लिए कही गई उनकी बात इतनी सटीक साबित होने वाली है। The country is saddened, outraged, angry as terror struck at the heart of our very own Kashmir. I can only imagine what must be going through your mind. When I met you a few days after the Pathankot attack, I could see how agitated you were, how restless you were to act in the face of growing terrorism, how determined you were to weed out this menace. And as terror strikes again, the nation once again looks to you for leadership. वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। On that note, ladies and gentlemen, I give you Prime Minister Narendra Damodar Das Modi. अभी कुछ देर पहले ही मुझे राष्ट्रीय समर स्मारक को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। और ये भी संयोग देखिए कि इसके ठीक बाद राइजिंग इंडिया समिट में एक ऐसे विषय पर बोलने का अवसर मिला रहा है जो मुझे ज्यादा निकट है, मुझे अच्छा लगता है। इसके तकरीबन 8 घंटे बाद ग्वालियर से बालाकोट के लिए मिराज तैयारे उड़े। कोई नहीं जानता था, किसी को अंदाजा भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से महज 8 घंटे पहले राइजिंग इंडिया प्रोग्राम में कुछ ऐसी हलचल हो रही थी जिसे समझने के लिए एक पारखी नजर की जरूरत थी। प्रोग्राम में मुल्क के कौमी सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद थे, लेकिन वो अचानक बेहद जल्दबाजी में यहाँ से चले गए। ऐसा लगा कि उन्हें कोई पैगाम या इशारा मिला है। खुद पीएम मोदी ने अपने तकरीबन 1 घंटे की तकरीर में पुलवामा हमले का जिक्र तक नहीं किया, जबकि मुल्क में हर तरफ से पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग उठ रही थी। लेकिन पीएम राइजिंग इंडिया में इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप रहे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि पीएम मोदी ने उसी दिन इस प्रोग्राम से पहले शहीद मेमोरियल के इफ्तिताह के दौरान भी
पुलवामा पर कुछ नहीं कहा। अब हम ये जानते हैं कि उस दिन इन तस्वीरों के पीछे क्या कुछ हो रहा था। सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 ने सब साफ कर दिया। Beyond politics, defining national priorities was the theme of this year's Rising India Summit. The Prime Minister stuck to the theme, speaking about GDP growth, lowering of taxes and most importantly, keeping prices in check. और श्रेया, कांग्रेस का पुराना रिपोर्ट कार्ड निकाला, फिर अपने नंबर गिनाए और कहा कि बढ़ाए हुए को कांग्रेस ने घटाया, हमने घटाए हुए को बढ़ाया। मैं नेटवर्क 18 टीम को यह विषय बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज तय करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राष्ट्र निर्माण की दिशा क्या हो, एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकता क्या हो, इस पर निरंतर मंथन बहुत ही आवश्यक है। साथियों, वर्ष 2014 में और उसके पहले देश में स्थिति ये थी कि जो बढ़ना चाहिए था वो घट रहा था और जो घटना चाहिए था वो बढ़ रहा था। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे महंगाई का उदाहरण लीजिए। हम सबको पता है कि महंगाई दर नियंत्रण में रहनी चाहिए, लेकिन असलियत क्या थी? पिछली सरकार में जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे थे, यानी जो घटना चाहिए था वो बढ़ रहा था। महंगाई सुरसा की तरह मुंह खोल रही थी। आप सभी को, विशेषकर न्यूज रूम के प्रोड्यूसर्स को याद होगा कि महंगाई डायन खाए जात है आपको कितनी बार अपने सोच में चलाना पड़ा था। साथियों, आपने तब खूब रिपोर्ट किया था कि महंगाई दर 10% का आंकड़ा भी पार कर गई थी, लेकिन आज हमारी सरकार में महंगाई दर गिर करके 2 से 4% के आसपास रह गई है। ये फर्क तब आता है जब राजनीति से हटकर राष्ट्र नीति को प्राथमिकता दी जाती है। साथियों, यही स्थिति इनकम टैक्स को लेकर के थी। मिडिल क्लास छूट के लिए निरंतर आवाज देता रहता था, लेकिन राहत के नाम पर कुछ नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने इनकम टैक्स पर छूट की सीमा पहले 2.5 लाख रुपए तक की, फिर 5 लाख रुपए की तक की आय के लिए टैक्स को 10% से घटाकर 5% किया, और इस बार तो 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम को ही टैक्स के दायरे से हमने बाहर कर दिया। साथियों, अब जीडीपी ग्रोथ की ही बात करूं तो अब पहले की सरकार और अब की सरकार, पहले की प्राथमिकता और अब की प्राथमिकता का फर्क और स्पष्टता से समझ पाएंगे। आपको पता होगा कि अटल जी की सरकार ने वर्ष 2004 में यूपीए को 8% विकास दर वाली अर्थव्यवस्था सौंपी थी। जब अटल जी गए तब 8% ग्रोथ के साथ सुपुर्द करके गए थे, लेकिन वर्ष 2013-14 में जब यूपीए की विदाई हो रही थी तब विकास दर 5% करीब करीब पहुंच गई थी।
2014 में एक बार फिर हमने इस चुनौती को स्वीकार किया। आज एक बार फिर जीडीपी ग्रोथ रेट को हमारी सरकार ने 7 से 8% के बीच पहुंचा दिया है। वो बढ़े हुए को घटा के गए और हमने घटे हुए को फिर से बढ़ा दिया, और ये हमारी प्राथमिकता है। साथियों, यही हाल भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग का रहा। हम सब पढ़ते आए थे कि 21वीं सदी भारत की सदी है। भारत को 2013 तक आते आते दुनिया के फ्रेजाइल 5 देशों में पहुंचा दिया गया। आज एक बार फिर सरकार के दृढ़ निश्चय और 125 करोड़ देशवासियों के परिश्रम के बल पर भारत फ्रेजाइल 5 से निकल करके फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गया है। और जब प्रधानमंत्री कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड गिना रहे थे तो उनको भी पता था कि अगला सवाल क्या है। लोगों के मन में तो वह है, आया वो सवाल जिसका जवाब मोदी सरकार से बार बार पूछा जा रहा है कि भाई नौकरियां कहां हैं। एक एनएसएसओ की रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले जिसमें कहा जा रहा है दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज एट अ 45-year-old हाई, और काफी एम्बैरेस्ड है बीजेपी उसको लेके। लेकिन सवाल का जवाब तो अच्छा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। देश के हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर कोने तक विकास और विश्वास की रोशनी पहुंचाने की हमारी प्राथमिकता ही न्यू इंडिया के नए आत्मविश्वास का कारण बन रही है। इस आत्मविश्वास के बीच मैं आपसे उस विषय पर भी बात करना चाहूंगा जो आपका बहुत फेवरेट विषय रहा है, और यह विषय है रोजगार। मुझे बताया गया है कि नेटवर्क 18 में साल 2014 के बाद से एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली है। राहुल जी, ये जानकारी सही है? नहीं बोलेंगे? खैर, हैरान मत होइए, मैं जवाब का सवाल बताने की कोशिश आपके साथियों को कर रहा था। भाई और बहनों, जरा सोचिए, भारत जब सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है तो क्या यह संभव है कि बिना नौकरी को सृजित किए, बिना रोजगार को सृजित किए ये हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? जब देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाई है तो क्या यह संभव है कि नौकरियां पैदा नहीं हो रही हो? जब कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कह रही है कि भारत सबसे तेजी से गरीबी हटा रहा है, तो क्या यह संभव है कि बिना रोजगार को, बिना कमाई को लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं? जरा सोचिए, जब देश में पहले की तुलना में कई गुना रफ्तार से सड़कें बनाने का काम चल रहा है, रेल मार्गों के विस्तार का काम हो रहा है, गरीबों के लिए लाखों मकान बनाने से लेकर नए पुल, नए बांध, नए हवाई अड्डे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे प्रोजेक्ट पर रिकॉर्ड कार्य हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है, तो क्या यह संभव है कि इन सारी गतिविधियों से रोजगार पैदा नहीं हुए हो? और इस तरह गेंद बाउंड्री के पार गई। मेन स्ट्राइकर राइजिंग इंडिया के पीएम मोदी थे। उसके बाद पारी संभाली उनके वरिष्ठ मंत्रियों ने। रविशंकर प्रसाद, playing in the offensive, spoke about data imperialism. Piyush Goyal defended public sector banks. That's coming up after a very quick break. In this room, we have a lot of people who come from industry. I dare say each one of them today is where he is because of our public sector banks.
I am where I am today here because of our public sector banks. Welcome back. It is election season, a time when politicians, Kishore, are in their elements. Rising India was witness to that as IT Minister Ravi Shankar Prasad stepped onto the stage with Commerce Minister Suresh Prabhu and Railways Minister Piyush Goyal for a session on growth and gumption. लेकिन जैसा आपने कहा ना, इलेक्शन का सीजन है और बीजेपी इलेक्शन किन मुद्दों पर लड़ेगी अभी मैनिफेस्टो बनना तो बाकी है, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने यह साफ कर दिया कि नारा वही पुराना होगा, सबका साथ सबका विकास. You see the kind of work we have done in the last 4.5 years plus is by itself great example as to how we have changed the narrative of India. Today, India's digital transformation is happening, and I would like to take this opportunity that Digital India is beyond IT. It is designed to empower ordinary Indians with the power of technology, low-cost technology. The JAM Trinity we have talked about repeatedly as to how we have saved close to 1 lakh crore plus. The e-governance part, the e-hospital, the e-scholarship, the electronic manufacturing in the mobile sector, all is happening. But the most important point is today India's poor feels empowered. And just now we are talking about this whole Modi Care, the largest healthcare scheme. I have met digital movement as the kind of a mass movement. Common Service Center, you must have heard about. Right. From 80,000 we took to 3 lakh plus. They are digital kiosks giving services. They were also involved in registering Indians for this Ayushman Bharat. Out of 2 crore registration, 1.5 crore has been done by them in the last 2 months. So this is a new landscape happening in India of transformation. I am not talking about other developments we will talk about, but I think the changing narrative which has happened in India, from economic growth to equity to care for the poor, apart from the image of India, surely people will trust us. So give me some specifics on what you're going to go to the voters with. I think you have to await the manifesto finalization. Sneak peek? Huh? Sneak peek? Sneak peek what we have done, we want to carry it forward. Today India is the 6th biggest economy of the world, we'll make it the 5th biggest economy of the world. That's how we'll go. Today India has become the 2nd largest mobile manufacturer in the country, in the world. We'll make it the 1st. Today India is the 2nd biggest startup movement in the world. 8 are unicorns, 1 billion plus. Okay, we'll make it the top startup movement in the world. This is how we have to change the narrative, from the farmers to the poor, to the underprivileged, to the aspirational. That's how we'll do it. That India's banking system is in a complete mess is no secret. Public sector banks have lent huge amounts of money unwisely to big borrowers who don't have the intention or means to pay back. नाम तो आपने सुने ही होंगे. बड़े नाम हैं, सबने सुने हैं. मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या. तो क्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बचाने के लिए उन्हें प्राइवेटाइज करना अब जरूरी हो गया है? ये सवाल उठा. इस पर पीयूष गोयल का क्या कहना था, सुनिए. Your channel particularly has a favorite subject that you talk about and you propagate. Some people who also talk a lot about it is privatization of our public sector banks. In this room we have a lot of people who come from industry. I dare say each one of them today is where he is because of our public sector banks. I am where I am today here because of our public sector banks. They have helped Indian industries survive, grow, nurtured them. If anybody has a problem, and everybody has a problem in life, at that point of time, the private sector just scoots and runs away. It's our public sector banks that hold our hand and help nurture a person through the life cycle of business. Point one. Point two, private sector has not covered itself with glory with their banking practices. So it's not that the panacea of all problems is you privatize everything. We have enough problems in the private sector which are now coming home to roost. So clearly privatization is not the solution necessarily. तो चलिए, सरकार के मंत्रियों की बात आपने सुनी. अब जरा विपक्ष की सुनते हैं. Madhya Pradesh's Chief Minister Kamal Nath was part of the proceedings at Rising India as well. He took questions on poverty, farm loan waivers, and the BJP's narrative on nationalism as well. Got a little angry, I think.
with the questions. ये सवाल ही ऐसा है, ये सवाल ही ऐसा है कि भाई कौन राष्ट्रवादी है, कौन देशभक्त है, इस नैरेटिव पर भी उन्होंने बोला। आज की डेट में भी आप गरीबी को हटाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या जो कांग्रेस की इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके ऊपर क्या प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए? शुड देयर बी नो क्वेश्चन मार्क ऑन दैट? क्या गरीबी नहीं हटी? क्या हटी? क्योंकि आप तो क्या अभी भी गरीबी नहीं हटी? आज जिस हॉल में आप बैठे हैं, जिस माइक्रोफोन से आप बैठे हैं, ये क्या पिछले 5 साल में है? क्या गरीबी नहीं हटी? क्या गांव में सुधार नहीं हुआ? आप किस बात की बात कर रहे हैं? अपनी आंखें बंद करनी है। अपना देश कहां था और अपना देश कहां पहुंचा? द क्वेश्चन इज व्हाट आर यू स्टार्टिंग विथ? यू डिडंट स्टार्ट विथ अ जीरो, वी स्टार्टेड विथ अ जीरो। एंड when you start when you are 60 and you say I've gone to 65, well, you should be ashamed that you would only go to 65 because your starting base was so high. This is the point to understand. गरीबी नहीं हटी देश में। क्या आज कितने लोग भूखे मर रहे हैं? आज कितने लोग पहले भूखे मरते थे? तो ये आज कह देना कि 60-70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, भाई जहां बैठे हैं, जिस मोटर में आप आ रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस चीज से आप बात कर रहे हैं, ये सब कैसे आई? You've launched your promised farm loan waiver scheme in your state, which I believe is now going to benefit almost 1.61 lakh crore. Is that figure correct in the first place? आज जो किसान का कर्जा है, किसान कर्जे में पैदा होता है और कर्जे में मरता है, मृत्यु होती है। ये बात इससे हम आंखें नहीं बंद कर सकते। तो सबसे बड़ी चीज है दैट किसानों को कैसे राहत पहुंचे। टुडे द मोस्ट डिस्ट्रेस्ड sector has been the agricultural sector. Look at the farmer suicides. Compare them with Africa. We have more farmer suicides in our country than Africa. And we are saying हमने बहुत कुछ कर लिया. I don't, this is absurd. The farmer realizes that. Sitting here, you may not realize that. All sitting in these ivory towers, you won't understand this. But how many farmer suicides have there been? And why does the farmer commit suicide? He commits suicide because it's a distress he can't get out of. So, we had announced 6 months ago, 6-7 months ago, we are going to have a farm loan waiver. It is going to involve about 53 lakh farmers and is going to cost 55,000. The loan value, it's about 55,000 crores. Fair enough. You have the money? You have the money to spend? Well, we are doing it. I've started it. And in the next 10 days, forget about 2 months, in the next 10 days or 12 days, 25 lakh farmers in Madhya Pradesh will be able to stand up and say, our loan has been waived. Okay. This is what's going to happen. In the last 4.5 years, do you believe that basic allegation which was made against the Congress party, that you are not a nationalistic party? You're not a nationalist party. Have you dealt with that criticism, sir? हमें क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद समझाएगी? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, क्या उनके पार्टी में कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी है? एक का नाम नहीं ले पाएंगे। जब वे हिंदू महासभा के नाम पर चलती थी, जनसंघ के नाम पर चलती थी, भारतीय जनता पार्टी की, और ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने आए हैं। ये राष्ट्रवाद का पाठ हमें पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजों से संघर्ष हमने किया, अंग्रेजों से संघर्ष की कुर्बानी कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, हिंदू महासभा का नाम नहीं था। आज जनता को गुमराह करने के लिए, जनता का ध्यान मोड़ने के लिए ये राष्ट्रवाद का मुर्दा लगाए। क्या मुझे बता सकते हैं अपने एक व्यक्ति जो ये अंग्रेजों के साथ आजादी की संघर्ष में सामने आया हुआ? पहले हम लड़े थे अंग्रेजों से, अब हम लड़ेंगे चोरों से। One of the most interesting sessions of this edition of Rising India was the conversation that Prasoon Joshi had with Baba Ramdev and Sadhguru on Yog and Bhog. योग और भोग। प्रसून जोशी भी तो कवि है ना, तो वो कॉन्वर्सेशन जो थी वो एक अलग स्तर का काव्य था। सारी ऑडियंस को वो एक अलग ही लेवल पर ले गए। एक कवि जब सवाल पूछता है तो वो सवाल ऐसे जवाब निकालते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। देखिए। जननम सुखदम मरणम करुणम मिलनम मधुरम स्मरणम करुणम
पश्चादिह सकलं करुणं समयाद्दिपते अखिलं करुणम्. Sadhguru and especially Babaji, योग और भोग दो अलग अलग चीजें समझते लोग. आम आदमी की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें when we talk about योग ऐसा लगता है there is an inward journey, you are lonely, there is sadhana there is a certain concept of योग. योग का एक concept है. वैसे राइट डेफिनेशन योग और भोग का बहुत कम लोगों को पता है. जो भी जीवन में साधन है, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉस्पेरिटी है, बॉडी है, माइंड है, सेंसेस हैं, व्हाट इज विजिबल इन दिस यूनिवर्स, दिस इज कॉल्ड भोग. एंड सोल एंड सुप्रीम सोल, इनविजिबल पीस, हैप्पीनेस जो दिखता नहीं है वो योग है, और जो नहीं दिखता वो भोग है. इसलिए योग और भोग में कोई संघर्ष नहीं है. योग पूर्वक भोग होगा और उसका सही उपयोग होगा तो देश भी अच्छा बनेगा, राइजिंग इंडिया होगा. बिल्कुल आपने अच्छा कहा, पर लोगों के मन में एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक विरोधाभास दिखाई देता है कि when you look at Sadhguru riding a bike, flying a plane, playing golf, mentoring CEOs or collaborating with CEOs of the companies, they feel that because yog mein to aisa nahi hai. On the other hand, when they see Baba Ramdev, being someone who's discussed, and I've been in so many meetings where he is discussed as someone who's a strategic mind of how marketing should be done in today's India, and he's found an innovative way of doing it. And there is, of course, his company is a case study. So, ये कहाँ ये जो विरोधाभास है सदगुरु, अगर आप प्रकाश डालना चाहें इस पर, is there a contradiction at all, or there is none between this yoga and bhog? Well, certain people think either yoga or the spiritual process or spirituality is some kind of a disability. That's their understanding, unfortunately. If spirituality is a disability, we should ban it immediately. Why practice a disability? Spirituality is a way of empowering yourself in such a way that we can enhance life to a point where other people will think it's superhuman. Because as life we have only two ingredients. There is time and there is energy. Time is rolling away for all of us at the same pace, we can't do nothing about it. Just because I am a yogi, I don't get 28 hours a day. I also get only 24. Many times I have tried to get 28, I get only 24. Time is rolling away for all of us. It is only the energy we can manage. Yoga is a way of mastering your energy in such a way that if you live for 10 years, it looks like you have been here for 100 years. That's the amount of work and activity you did. If one doesn't do this, then if they're not in yoga, in my understanding, they're just not interested in life. They're waiting for death. They may not realize that consciously, but that's exactly the situation, because they're letting time go by without enhancing their energies, because the only way you can enhance your life is this, not by accumulations. तो ये जो कहते हैं ना कॉर्पोरेट गुरु, बाबा रामदेव ने इस टर्म को एक अलग ही मीनिंग दे दिया है. अब उनकी बात करते हैं जो कॉर्पोरेट गुरु ही कहलाते हैं, जिन्होंने ये जो टर्न अराउंड स्टोरी है या इंडिया ग्रोथ स्टोरी है उसमें अपना रोल प्ले किया है. Mr. Kant, what are you going to put your might behind next? If you have to grow at 9 to 10% over a 3-decade period, firstly, I think India must get into a lot of sunrise industries. So you need to get into
electric vehicles, you need to get into battery storage, you need to get into a vast range of new things. But it's not possible for India to grow at 9 to 10% till you don't do growth with equity. So I think India needs to do a lot in terms of learning outcomes and nutritional standards, on health outcomes of all things. And I think if you look at the map of India, you still have about 115 districts which keep India backward. And therefore, we have this major aspirational district program where we work in partnership with the states, and you need these districts to really grow rapidly so that we have a lot of growth in areas which are keeping India backwards. So 3 things to my mind, really about quite often we get into sunset industries. We need to crack the next generation of industries, and we need to really focus on social sectors, and we need to crack areas which keep India backwards. What does corporate India want from the government? Here's the view from Rising India. If there was one wish that you could make to the government that's sitting here in the panel today and to the corporate sector as well, what would it be? I would say rationalize taxes. What Government of India needs to focus on and give subsidy, tax subsidy, and encourage industry to build intellectual property. We need to differentiate between exports and exports related to intellectual property that is created in India. Because what hasn't happened till now in India is that we don't really see an MNC coming out of India and spreading across the world. We see the reverse happening in India. So what needs to happen is there has to be an absolute focus on intellectual property right generation. And I think that's the focus of companies like mine. Mr. Garg, I hope you're listening, sir. Rationalize taxes, maybe in the full budget? See, rationalization of taxation has been on the top of the government. The whole system of indirect taxes has been rationalized, simplified. I think that need to be recognized. 16 taxes got subsumed in GST, so many cesses. This is the biggest rationalization and simplification anywhere in the world. You said cesses were rationalized. The speculation is that to fund the agri scheme that has already been announced, there could be the possibility of an agri cess. Is that a revenue-raising measure that you're considering? I haven't heard of it. You haven't heard of this. Okay, that gives us a little bit of a breather as well. Sunita Reddy, 2 wishes. Go ahead. I wish Sadhguru was here. But clearly, the 2 things that I would ask for, one is, like you said, rationalized taxes. We really are paying too much, and no infrastructure company needs to pay that because we do provide lots of jobs to people. The second is to encourage people by giving subsidies. And I think government allocation spending on healthcare currently at 1.2 is too low. The allocation should move to 2.6 if Ayushman Bharat is to be a complete success. Okay, Ajay Singh, you were introduced as the man who gave us Ab Ki Baar Modi Sarkar. Are you going to be spinning another line this time around as well? Well, I think that this government really does deserve a second term. I mean, the kind of work that has happened in the last 5 years, I can tell you, I have not seen this happen in my lifetime. Look at the GST, look at the bankruptcy code, look at what has happened with getting toilets, getting gas cylinders in, getting electricity, if not to every household, at least to every village. I think fabulous work, the kind of work that's been done in the road sector. I think incredible work. This government definitely deserves a second term, and I would definitely say, Phir ek baar Modi Sarkar. Those are just some of the highlights from this year's Rising India. We hope we managed to make you feel like you were there. Kishore, 2nd edition, done and dusted. We are already counting down to the 3rd edition, but there's one thing we have to show our viewers. जी हाँ, highlights आपने कह दी, लेकिन असली highlight की तो बात ही नहीं की, क्योंकि वो highlight थी PM के आने से पहले. प्रसून जोशी हमारे बीच थे, और प्रसून जोशी ने अपनी नजर से, काव्य की नजर से बताया कि Rising India क्या है. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए. क्या बात. सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए. मेरी नस नस तार कर दो, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार. राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार. देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए.
पीस दो मुझको, मिला दो रास्तों में खेत में, चूरा चूरा बिखरे मेरा पर्वतों में रेत में, अपनी मिट्टी में मेरा अस्तित्व मिलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। डोवाल साहब सुन रहे हैं आपकी बात। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। आखिरी है इसका, है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद में तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत में रहना। क्या बात, क्या बात। थैंक यू।